दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद इस तरह का व्लॉग बना रहा हूँ और आज के व्लॉग में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारे सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है, खासकर यूथ को, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको, और वो है फाइनेंशियल एडवाइस। हमारी सोसाइटी अब भी मॉडर्न सिविलाइजेशन का तौर तरीका सीख रहा है और उनमें से जो हम अब तक एक हैबिट नहीं बना रहे वो है फाइनेंशियल एडवाइस। आपने देखा होगा, देखा क्या, आपको पता है कि हमारे जीरो में शायद ही कोई घर होगा, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। और ये गरीबों की बात सिर्फ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गरीब को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब वाले ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, नहीं होते। जितना मुझे यकीन है गवर्नमेंट जॉब वालों का कर्जा करोड़ों में भी होता है दोस्तों। इतना भयंकर लोन ले लेते हैं बैंक से और आधा जीवन चुकाते रहते हैं। आप सोच लीजिए दोस्तों, और एक लोन के बाद फिर दूसरा लोन लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब वाले ये करते हैं। और दूसरी बात, हमारे शहर में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका अब कोई ज़मीन नहीं है। वो हैं तो पता नहीं, लेकिन उनका कोई ज़मीन नहीं है। वो रहते हैं अपार्टमेंट में, रेंट में रहते हैं, बिल्कुल नॉन ट्राइबल्स की तरह। उनके जीवन में इतना कर्ज भर गया था कि उनको अपना ज़मीन बेचना पड़ा, पूर्वजों का दिया हुआ ज़मीन किसी और व्यक्ति को। ऐसी चीज़ यहाँ जीरो में अक्सर होता है। वैसे भी लोगों के पास इतना ज़्यादा ज़मीन नहीं होता। जंगलों में तो बूथ का ज़मीन होता है, ग्रुप का, कम्युनिटी का। लेकिन रेजिडेंशियल एरियाज़ में बहुत सारे लोगों के पास अब ज़मीन नहीं है। क्यों नहीं है ज़मीन? क्योंकि उन्होंने बेचा। कुछ लोगों ने बिज़नेस नया खोलने के लिए बेचा, कई लोगों का बिज़नेस चला, ज़्यादातर लोगों का बिज़नेस डूबा। लेकिन ज़मीन बेचना यहाँ कोई नई बात नहीं है, बेचते रहते हैं। और हम पुराने ज़माने में जाए, खासकर मेरे कॉलोनी SSB गेट अबुलिया जीरो में है ये जगह। बचपन से देखते आ रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही जुआ खेलते हैं लोग यहाँ। हर रात मारपीट होता रहता था, कोई ना कोई चिल्लाता रहता था, किसी ना किसी का जबड़ा पच जाता था, किसी ना किसी का दांत गिर जाता था। लहूलुहान हर रात कोई ना कोई जुआ खेल खेल के ज़मीन बेचने वाले लोग भी है यहाँ। जुआ के लिए, औदित से जुआ के लिए किसी पंच से पैसा उधार लेने वाले भी लोग हैं यहाँ। इस कदर नशा चाया था 90 की दशक में। अब थोड़ा जागरूक से हो गए हैं। आप सोच लीजिए दोस्तों, कौन ऐसा जुआ खेलता है दोस्तों? मुझे नहीं लगता कि जो बड़े बड़े अरबपति करोड़पति है वो भी ज़मीन का जुआ खेलते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस दोस्तों हमारे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी एडवाइस ज़रूरी नहीं है, हर तरह का एडवाइस ज़रूरी है। एक बात तो है कि आप पता नहीं लोगों से ज़्यादा एकेडमिक एडवाइस अच्छा देने वाला शायद ही अरुणाचल में कोई हो। एकेडमिक एडवाइस हम बहुत अच्छी तरह देते हैं, उसी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चों को गाइडेंस अच्छा मिलता है। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो उसमें आप पता नहीं नाम ज़रूर होता है। इतने अच्छे हैं हम पढ़ाई में, क्योंकि हमें पहले से पता लग गया था, जब से स्टेट्यूट डे हुआ, शायद यूनियन टेरिटरी से पता चल गया था कि पॉलिटिकली हम इतना स्ट्रॉन्ग होने वाले नहीं है। इसलिए एकेडमिकली ब्यूरोक्रेट्स है ज़्यादातर। पूरा सोसाइटी एक मिडिल क्लास सोसाइटी की कामना रखता है कि कोई ना कोई बच्चा हमारा ऑफिसर बन जाए, इस तरह की चीज़। एकेडमिक एडवाइस नंबर 1, फाइनेंशियल एडवाइस नो फाइनेंशियल एडवाइस। मैं कहता हूँ दोस्तों कि हमें बच्चों को स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए फाइनेंस को, एक हल्के तरीके से। बच्चों को मॉरल साइंस भी सिखाना चाहिए। मॉरल साइंस के साथ साथ किस तरह पैसे की बचत करनी चाहिए, पैसे की क्या कदर होती है दुनिया में, उस बारे भी हमें सिखाना चाहिए। हर चीज़ के बारे, बैंक के बारे, म्यूचुअल फंड्स के बारे, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसे
हमारे सोसाइटी को जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर ग्रोइंग एज वाले स्टूडेंट्स को, कि कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल एडवाइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट यू विल गिव टू अनदर पर्सन। और ये फाइनेंशियल एडवाइस हम किससे ले सकते हैं? वैसे हर चीज़ में यूट्यूब सजेस्ट करना सही नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने दम पे सही कदम उठा के, सही फाइनेंशियल स्टेप्स लेके एक मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, उन लोगों से फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहिए कि मेरे पास अब सर 1 लाख रुपया है, इसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे पास 2 लाख रुपया है, मुझे क्या करना चाहिए? सर मेरा सैलरी महीने में 15,000 है, मुझे कितना खर्च करना चाहिए? क्या मुझे मारुति आल्टो 800 लेना चाहिए? क्योंकि अगर मैं लेता हूँ तो मुझे शायद कई सालों तक उसका रीपेमेंट करते रहना होगा। क्या 1 लाख रुपये सैलरी है मेरी, क्या मुझे फॉर्च्यूनर लेना चाहिए? इस तरह की चीज़ दोस्तों, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेविंग करना है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, हर चीज़ के बारे दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइस हमारे यूथ को ज़रूरी है। मेरे पिता ने भी मुझे काफ़ी सारे फाइनेंशियल एडवाइस दिए हैं, और उनमें से एक ये है कि मैं जितना कमाता हूँ उसे बचा के रखूँ। जो चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है उसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। उनका ऐसा कहना है। लाइफस्टाइल, अक्सर ऐसा होता है कि जिनका बहुत हाई लाइफस्टाइल होता है उनका ख़र्चा भी ज़्यादा जाता है मेंटेन करने के लिए। और मैं आदमी सिंपल हूँ। कुछ लोगों के लिए 1 लाख पर मंथ ये नहीं चलेगा दोस्तों, नहीं चलेगा। और कुछ लोगों के लिए 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, वो भी चल जाएगा। द डिफरेंस इज़ नॉट इन द अमाउंट ऑफ मनी, डिफरेंस इज़ इन द लाइफ स्टाइल फ्रेंड्स। मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टाइल, द मोर द एक्सपेंस। सिंपल लाइफ स्टाइल, लेस द एक्सपेंस, यू सेव ए लॉट। और दूसरी बात, हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत ही महंगे महंगे स्कूल्स में पढ़ाने से ही उनका भविष्य अच्छा होता है। हमारे लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों। इसलिए आप देखते होंगे, ये मेरे परिवार पे भी लागू है, सब पे लागू है, ऑलमोस्ट इन जनरल सेंस द एंटायर। आप पता नहीं कि तनख्वाह जितना है उससे 5 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा महंगे स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाता है। इतने महंगे महंगे कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाता है कि ज़मीन बेचना पड़ता है, हर चीज़ बेच देना पड़ता है, गरीबों की तरह रहना शुरू करते हैं। ये मेरे लिए एक गलत स्टेप है दोस्तों। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि द आर्किटेक्चर ऑफ द स्कूल, द आर्किटेक्चर ऑफ कॉलेज डजंट मैटर, बुक्स आर द सेम, यू कैन गेट द नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर। हमें बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, सेल्फ स्टडी सिखाना चाहिए, ना कि ये झूठ कि महंगे स्कूल्स में पढ़ने से ज़िंदगी में आप सक्सेस होने के चांसेस हैं। इस तरह की चीज़ हमें नहीं सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला सक्सेसफुल नहीं होता? जितने भी ज़्यादा ऑफिसर्स आप देखते हो गवर्नमेंट स्कूल से तो है दोस्तों। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, दंजकुंजा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में, और आज वो डॉक्टर से, इंजीनियर से अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के दोस्तों। इसलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है ये ओवर रेटेड थे दोस्तों, ओवर रेटेड है। वो कुछ भी चार्ज लगा देंगे, हम देने को तैयार है, वरना हम किस तरह के माता पिता है कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। ऐसी सोच हमारे माता पिता को नहीं रखना चाहिए। अगर गलती से आपका बच्चा उस महंगे स्कूल में फ़ेल हो गया, फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कैसे वापस आएगा? अगर आपका बच्चा ज़िंदगी में अनसक्सेसफुल हो जाता है, एक स्ट्रगलिंग लाइफ होता है उसका, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपका सेक्रीफाइस व्यर्थ में गया है। एंड दिस इज़ ए सेंस ऑफ सेल्फ राइटियसनेस कि हमें गर्व भी होता है कि हमने इतना खर्चा किया बच्चे को पढ़ाने के लिए। ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, ज़रूरत नहीं थी। आपका बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर होता तो कहीं से भी वो सक्सेसफुल हो जाता। हमें जो वैल्यूज़ है उसे सिखाना चाहिए। तो ये भी एक फाइनेंशियल एडवाइस हो गया
कि एजुकेशन में हमें इतना पैसा फेंकने की जगह अपने बच्चों को सुधारना चाहिए, उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के हालात से, जिस तरह का मंजर है वहाँ, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो, उससे आप खुश नहीं है, होम ट्यूशन आप दे सकते हो। ट्यूशन टीचर्स अवेलेबल है दोस्तों, आप दे सकते हो। घर में बच्चों का स्पेसिफिक रूटीन होना चाहिए। तो मेरा ऐसा कहना है, नो नीड टू स्पेंड lakhs of money on education, no need to sell your plots of land, chop down your trees, sell your cars for education. मेरा ऐसा कहना है, save the money so that if your son is not able to get a government job or a good paying white collar job, you can start a business for him in the business that he wants. मैं ऐसा कह रहा हूँ। दूसरी बात, जितना ज़्यादा स्टूडेंट यूनियन है अरुणाचल प्रदेश में, हर क्लेन का स्टूडेंट यूनियन है, हर सोसाइटी का स्टूडेंट यूनियन है, हर स्कूल का स्टूडेंट यूनियन है हर छोटे मोटे कॉलोनी का यूथ बॉडी है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है जीरो में? उससे ज़्यादा है ऑडिट नहीं कहूँगा, फंड शायद हेज फंड भी इसे कहते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। बाहर का तार में कम्युनिटी फंड मैं कहना चाहता हूँ इसको। हर छोटे मोटे ग्रुप का यहाँ फंड है, दोस्तों का फंड है, ऑफिस वालों का फंड है, साथ में काम करने वालों का फंड है, क्लेन का फंड है, हो सकता है विलेज का फंड है। इतने सारे फंड है यहाँ, लोन देने को तैयार। आजकल दोस्तों थोड़ा बहुत होशियारी इन फंड वालों में भी है। वो मनमर्जी से किसी को भी फंड नहीं दे देते, क्योंकि 90s के दौरान बहुत बड़ा कांड यहाँ हो चुका है, घट चुका है। ऐसी ऐसी घटना यहाँ घट चुकी है कि लोग फंड से पैसे तो लेते, रिटर्न नहीं कर पाए, उस वजह से ज़मीन बेचा। बचपन से देखते आ रहा हूँ कई सारे सीज वाले जो प्रॉपर्टीज़ है, उसे मैं देख के आया हूँ। कितने बदनामी सहनी पड़ती है लोगों को कि उसका ज़मीन सीज हो गया, वो पैसा दे नहीं पाया। कि कहीं यहाँ में भी लिखा था, कहीं SEIZED सीज बाय दिस उरू डेथ उरू, सीज बाय दिस पंथ डेथ पंथ इस तरह की चीज़ दोस्तों। और ये सब हुआ क्योंकि उस बंदे को फाइनेंशियल एडवाइस सही तरह का किसी ने नहीं दिया। क्योंकि ये पंथ मुझे 2-3 लाख देने को तैयार है, उधर ही ले लिया, फिर उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और बाद में जब इंटरेस्ट बढ़ा तो इतना बढ़ा कि चुका नहीं पाया। आजकल इंटरेस्ट 2% से 3% मैं ज़्यादातर देखता हूँ, लेकिन पिछले ज़माने मैंने सुना है कि 5% से लेकर 10% तक भी होता था। सोचिए दोस्तों, स्टेट बैंक आपको होम लोन के लिए 8% से लेकर 12% पर एनम आपको देता है, लेकिन फंड आपको दे रहा है 2%, नॉट पर एनम, पर मंथ। हर महीने 2% बढ़ता है, 3% बढ़ता है। सोच लिए पुराने ज़माने में हर महीने 5% बढ़ा इंटरेस्ट रेट, तो जितना आपने उधारी लिया कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है। तो उस वजह से लोग चुका नहीं पाए, मजबूरी में पैसे तो ले लेते हैं, चुका नहीं पाते। ऐसे कई सारे केस है जिसमें फंड वालों ने थोड़ी इंसानियत भी दिखाई है कि 3 साल लगातार इंटरेस्ट देने के बाद प्रिंसिपल को उन्होंने माफ़ कर दिया। ऐसे भी कई सारे केसेस हैं। लेकिन पुराने ज़माने में निर्दयी होते थे निर्दयी, वी यूज्ड टू बी सो ब्लडी क्रूएल द फंड गाइस। मार भी देते थे लोगों को। सोच लीजिए कि 10,000 उधारी किसी ने ले लिया, कुछ 15-16 हज़ार का उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा, और नोटिस भी दे चुके हैं, सर्कुलर नोटिस सब कुछ दे चुके हैं, बंदा चुका नहीं पाया। अब 10-15 हज़ार के लिए ज़मीन तो सीज नहीं कर सकते। ये लोग जाते हैं घर के अंदर पुराने ज़माने में घर के अंदर जाके टीवी उतार लेते हैं, बर्तन ताली उतार लेते हैं बहुत दुखद भरा मंजर होता था दोस्तों। और कोई रोकने की कोशिश करता है, अगर वो बंदा रोकने की कोशिश करता है तो मारपीट भी हो जाता था दोस्तों। इस तरह का मंजर था। इतने बुरे हैं यहाँ के लोग फाइनेंशियल एडवाइस में, ज़ीरो।
ज़ीरो। और मैं आपको बता रहा हूँ कई सारे यूथ अब भी डूबने वाले हैं, क्योंकि उन्हें एक शॉर्टकट अमीर बनने का तरीका मिल गया है, और वो है जीरो की ज़मीन बेचो, ईटानगर में बिल्डिंग बनाओ। जीरो की ज़मीन बेचो और बिजनेस खोलो। नहीं तो डिस्टर्ब हो रहे। जीरो की ज़मीन बेचो और ईटानगर में बिजनेस खोलो। ऐसे करने वाले कई लोग हैं। बिजनेस दोस्तों कामयाब भी हो सकता है, डूब भी सकता है, लेकिन ज़मीन दोस्तों, ज़मीन की कीमत हर साल बढ़ती है, हर दशक में बढ़ती है। आज जो ज़मीन आपने करोड़ में बेचा वो कल 10 करोड़ का होगा। ज़मीन बेचना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। खासकर बिजनेस शुरू करने के लिए मेहनत कीजिए यार। सिंपल काम करने से हमारे लोग डरते क्यों हैं, इतराते क्यों हैं? मेरा ऐसा पूछना है समाज से। ये जो शॉर्टकट अमीर बनने का जो तरीका है, ये बैकफायर करेगा दोस्तों, बिल्कुल बैकफायर करेगा। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी यूथ को बड़े बड़े गाड़ी चलाते हुए आप देखते हो, ये ना समझे कि उनका एक सक्सेसफुल बिजनेस है। कई सारे यूथ ऐसे भी है ज़मीन बेचकर एंजॉय करने वाले, ऐसे भी है दोस्तों। पूर्वजों का दिया हुआ ज़मीन, इतने केयरलेस है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हमें क्या, मुझे खासकर मुझे भी पता नहीं है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी से म्यूचुअल फंड किस तरह काम करता है। इतना लो नॉलेज है बैंक टर्मिनोलॉजीज पे, इन्वेस्टमेंट पे। मैं सोचता हूँ कि हमें स्कूल्स में ये पढ़ाया क्यों नहीं गया कि कौन सा लोन लेने से क्या होता है, कौन सा फंड कैसा होता है, इंटरेस्ट रेट, EMI, गाड़ी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस तरह की चीज़ दोस्तों। बैंक टर्मिनोलॉजी से, बैंक का जो प्रोसेस है, जो पॉलिसीज़ है, जो भी स्कीम्स है, इतना हमें पता ही नहीं है। तो फाइनेंशियल सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहाँ से आएगा दोस्तों, जबकि हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें बस इतना पता है कि अब पॉकेट में पैसा है, मैं खुश हूँ। जब पॉकेट से पैसा गायब, क्या ज़िंदगी है मेरा, ज़िंदगी जंड है मेरा। वी हैव जीरो एडवाइजर्स ऑन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। वी हैव सच लो फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन आवर सोसाइटी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग फ्रेंड्स। और आप किसी के पिता हो, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, किसी के माँ हो, आप किसी के भैया हो, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस दीजिए, बच्चों को फाइनेंशियल एडवाइस दीजिए। और स्कूल्स और कॉलेज को भी, जो हमारे मार्केटिंग जीनियस होते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाना चाहिए कॉन्फ्रेंस में, उनसे बातचीत कराना चाहिए। तो दोस्तों आज के टॉपिक में यही था, फाइनेंशियल एडवाइस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस इन द वर्ल्ड इन जीरो राइट नाउ, more important than religious advice, definitely more important than academic advice, definitely one of the most important advice मैं कहूँगा फाइनेंशियल एडवाइस को। दोस्तों जाते जाते मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितने सारे गाड़ी है। ऐसे परिवार है जहाँ 5 लोगों का 5 अलग अलग गाड़ी है। हमारे सोसाइटी में, अरुणाचल में, इतने ज़्यादा गाड़ी की क्या ज़रूरत है दोस्तों। 2 गाड़ी भी चल जाएगा, चलिए 3 गाड़ी भी चल जाएगा। हमें कुछ मारवाड़ी और गुजराती लोगों से भी सीखना चाहिए। 1 फैमिली एटलीस्ट 2 कार्स इनफ, 2 व्हीलर रख लो। ये जो एक सेंस बना है कि जितना बड़ा गाड़ी उतना सक्सेसफुल इंसान, ये बहुत गलत सोच हम सीख गए दोस्तों, बहुत गलत सोच हम सीख गए। करोड़पति पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्यों नहीं जा सकता? एक सक्सेसफुल एक ऑफिसर मारुति अल्टो 800 में क्यों नहीं जा सकता? क्या प्रॉब्लम है? क्या उसकी शान कम हो जाएगी अल्टो में? पैसा बहुत बच जाएगा दोस्तों। एक फॉर्च्यूनर की कीमत क्या होती है दोस्तों? सोच लीजिए कि आपके परिवार में 3 लड़के, तीनों फॉर्च्यूनर चाहते हैं, कितना पैसा आपका खर्च हुआ? गलत लाइफस्टाइल हम सीख गए दोस्तों। और एक नेशनल तरीके से देखा जाए
भारत झुकता है अरब देशों के आगे, झुकता है। क्यों? क्योंकि व्हीकल का पॉपुलेशन एवरी 5 ईयर्स में डबल होते जा रहा है। इतना ज़्यादा तेल की ज़रूरत है हमारे देश को। कुछ उपाय करके E20 वाले बाइक्स आ गए। तेल की डिपेंडेंसी अगर कम हुई तो बहुत पैसा बचेगा इस देश का। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक जगह की खूबसूरती है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जितना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उतनी ज़्यादा सुविधा टूरिस्ट को, लोकल्स को। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अरुणाचल में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन खासकर गवर्नमेंट की तरफ से कम पॉपुलर होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मैं सुमो स्टेशन में भी देखता हूँ बहुत कम सुमो है अभी। और जीरोपोली जो ऑटो चलाते हैं टेम्पो, वो भी कम होता जा रहा है। फैशन से बाहर हो रहे हैं क्योंकि सब अपने पास अब गाड़ी रखते हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इसी पे मैं बोलना चाहता हूँ, सैलरी के हिसाब से आपको व्हीकल लेना चाहिए। आपका सैलरी कम है, आप चलाना चाहते हो फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, यू आर मेकिंग ए बिग फाइनेंशियल मिस्टेक फ्रेंड्स। मैं तो कहता हूँ जब गाड़ी लेना है, बाइक लेना है, कोई भी 2 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर लेना है, सेविंग करके लीजिए, सेविंग करके लीजिए। एक्स्ट्रा पैसा क्यों दूसरों को दे, थोड़ा इंतज़ार कर लो, लेकिन सेविंग से लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। अब मैं एवेंजर 220 चलाता हूँ। मैं चलाना चाहता हूँ सुपर बाइक, ले भी सकता हूँ। ऐसे एट्रैक्टिव ऑफर्स है, लोन ऑफर्स है। मुझे बस कुछ चीज़ गिरवी रखना होगा, ज़मीन या फिर अपना सैलरी स्लिप, जो भी हो। लेकिन गिरवी रख दिया, सैलरी स्लिप रख दिया, चुका नहीं पाया तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद है दोस्तों उस सुपर बाइक के चक्कर में। और वैसे भी अपोली से जीरो जाने के लिए मुझे कौन सा सुपर बाइक की ज़रूरत है? मैं कौन सा यहाँ एक्सप्रेस वे में चलाऊँगा? सिंपल हूँ दोस्तों, इसलिए खुश हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दुसुपी सीरीज़ के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। मैं लाखों में नहीं कमाता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरे ऊपर कर्जा नहीं है। दैट्स व्हाई एक सेंस ऑफ पीस है मेरे अंदर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप एक नौजवान हो, बच्चे हो, जवान लड़के लड़की हो, तो अपने पिता से, माता से फाइनेंशियल एडवाइस लेने की कोशिश कीजिए। आपके परिवार में जो सबसे अमीर है, चाचा, अंकल, मामा, जो भी हो, फाइनेंशियल एडवाइस आप ज़रूर लें। और अगर आप एक माता पिता हो, सोसाइटी में आपका अच्छा नाम है, तो आप भी अपना फाइनेंशियल एडवाइस शेयर कीजिए। किसी का ज़िंदगी बन सकता है उसमें, बर्बाद होने से भी बच सकता है। तो बस मेरा इतना कहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई मीट यू अगेन वेरी सून। मैं ब्लॉग आजकल इसलिए नहीं बनाता क्योंकि फेसबुक प्रॉब्लम आ गया है, पुश नहीं हो रहा, इसलिए इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलिए आपसे किसी और दिन कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दे में बात करूँगा। बट फॉर नाउ दैट्स ऑल। टेक केयर एंड गुड नाइट।